हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्र और तथ्य। देखिए, आने वाले जो ग्रुप डी के एग्जाम्स के जो भी शिफ्ट हैं उनमें फार्मूले से रिलेटेड या फिर न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन आते हैं और या इससे रिसेंटली जो शिफ्ट हुए हैं उनमें पूछा भी गया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप ऐसा ही एक वीडियो कुछ इस तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का केमिस्ट्री पे चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। उससे भी पहले अगर पहली बार है आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स में या फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप छोड़ेंगे। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। देखो, स्टार्ट करते हैं गति के समीकरण से। तो गति के टोटल 3 समीकरण है। कौन से? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम बात करें त्वरण की तो त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। और यहाँ पर विरामावस्था से अगर कोई वस्तु चल रही है तो u जीरो होता है, और अगर विरामावस्था में आ जाती है तो v जीरो होता है। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ लेनी। हाँ, एक फार्मूला यहाँ पे आप ये भी नोट कर सकते हैं। कौन सा? s इक्वल्स, ये s क्या है? nth सेकंड में चली गई दूरी, जैसे कहते हैं 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो ये होती है u प्लस हाफ ए 2t-1, 2t-1, ये इसका फार्मूला होता है। t सेकंड में चली गई, t सेकंड में चली गई दूरी। अब देखिए यहाँ पे औसत चाल, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल मालूम है तो उस केस में आप एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर चली गई दूरी समान हो तो एवरेज का फार्मूला होता है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। इसको आप इस फार्मूले से समझे कि मान लो कोई आदमी है जो 40 किलोमीटर जाता है 10 की स्पीड से, और फिर 40 किलोमीटर नेक्स्ट 40 किलोमीटर जाता है 20 की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो यहाँ पर हो जाएगी 10 × 20 अपॉन 10 प्लस 20 आ जाएगा आंसर। अगर समय समान हो तो s1 प्लस एस टू बाई टू, यानी अगर हम ये कहें कि पहले वो 2 मिनट चलता है 40 की स्पीड से, और फिर वो 2 मिनट चलता है, टाइम सेम होना चाहिए, 2 मिनट चलता है 30 की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? s1 प्लस एस टू बाई टू, यानी 40 प्लस 30 बाई टू दैट इज 35। इसकी एवरेज कितनी स्पीड कितनी हो जाएगी? 35। क्लियर है? ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वृत्ताकार पथ पे यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr होती है। अब मान लीजिए अगर वो 5 चक्कर लगा रहा है, अगर वो 5 चक्कर लगा रहा है तो 2πr × 5, तो फिर ये दूरी हो जाएगी। मतलब कुल मिला के एक चक्कर का होता है 2πr, और अगर 5 चक्कर लगा रहा है तो 2πr × 5। और वृत्ताकार पथ पर चक्कर पूरा करने पर हम विस्थापन हमेशा जो है वो शून्य होता है। वेग का मतलब विस्थापन बटे समय, चाल का मतलब दूरी बटे समय। विस्थापन मतलब क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु मतलब जहां से चल रहा है और अंतिम बिंदु जहां पर रुक रहा है उसके बीच की न्यूनतम दूरी। सपोज दैट अगर कोई आदमी पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जाता है 10 किलोमीटर, उसके बाद ये वापस यहां से यहां आ जाता है 7 किलोमीटर क्यू पॉइंट पर, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दूरी की तो दूरी हो जाएगी 10 प्लस 7 यानी 17। लेकिन हम बात करें अगर विस्थापन की, विस्थापन, तो विस्थापन हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर कैसे? जहां से चला था और जहां पे रुका है उसके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। अगले अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला जो है वो क्या है? बल बरा F बराबर ma होता है, संवेग F बराबर mv होता है, ये भी ध्यान रखना है। P इक्वल्स mv। और बल और संवेग में ये संबंध होता है F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है? संवेग में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है? समय अंतराल। बलाघूर्ण की बात करें तो टाउ बराबर F इंटू आर। संवेग संरक्षण के नियम के हिसाब से जो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स होता है यानी बाह्य बल होता है वो शून्य होता है। कार्य का जो फार्मूला है वो है W बराबर एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ एस
गतिज ऊर्जा की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा यानी h ऊंचाई पे अगर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो mgh। यदि कोई वस्तु h ऊंचाई से छोड़ी जाती है तो नीचे आने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी mgh। अगर यहाँ पे बात करें उसकी स्पीड निकालनी हो तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर जो है गतिज ऊर्जा, ये पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh के बराबर है, तो इससे m से m कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं पृथ्वी में पहुंचते टाइम इसकी जो स्पीड होगी वो होगी √2gh। यानी किसी भी वस्तु को अगर h ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है तो नीचे आने पर उसकी स्पीड होगी √2gh। ऊर्जा के विभिन्न मात्रक में जो इंपॉर्टेंट है वो है जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है। और दूसरे यूनिट की बात करें तो एक कैलोरी जो कि होता है 4.18 जूल। ठीक है, 4.18 या फिर इसको हम रफली बात करें तो 4.2 जूल भी होता है। उसके बाद ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले उपकरण, ये कौन से उपकरण हैं तो देखिए, जैसे माइक का काम क्या होता है तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, स्पीकर का काम विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना, सेल का काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि बताइए यहाँ पर कि जो इस ऊर्जा को इस ऊर्जा में बदलने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस यूनिवर्स में सबसे हल्के तत्व होते हैं जिनका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक, चार्ज की यूनिट। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस होते हैं। किसी वस्तु पर जो आवेश है वो Q बराबर Ne के बराबर होता है, जहां पे N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब हम बात करते हैं धारा की, तो धारा I बराबर होता है Q/T, यानी चार्ज अपॉन टाइम, और Q की जगह पे हम लोग Ne का यूज कर सकते हैं। ओम के नियम के हिसाब से V/I इक्वल्स R, और जो R अगर हम कई सारे प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में लगाएं सीरीज ऑर्डर में, तो जो टोटल रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो जो टोटल रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस पीडीएफ का अगर या इन फार्मूलों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर जाके आपको ऐसे ही पीडीएफ मिलेंगे, न्यूज़ मिलेंगी, जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। अब यहाँ पे इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए, क्या कहा गया है कि अगर समान परिमाण के एन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम में होता है NR और समांतर क्रम में होता है R/N। अब इसको आप कैसे समझेंगे, समझना ध्यान से। जैसे आपसे कहा गया, मान लो आपसे कहा गया कि 5 ओम के 3 रजिस्टर, समझिए 5 ओम के 3 रजिस्टर को सीरीज में जोड़ा गया, तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 3 रजिस्टर 5 ओम के, टोटल कितना आ गया 15। और अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो 5 ओम के 3 रजिस्टर। इस तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए अगला है कि उत्पन्न ऊष्मा। तो सबसे पहले हम सामर्थ्य की बात करते हैं, और ये रिसेंटली परसों के एग्जाम में आया है, ठीक है, ग्रुप डी में, कि इनमें से कौन सा फार्मूला पावर का नहीं है। तो P बराबर VI होता है, P बराबर I² R होता है, V²/R होता है, और W/T होता है। उसके बाद उत्पन्न ऊष्मा की बात करें तो P के साथ केवल T लग जाता है और बाकी सारे फार्मूले वैसे ही रहते हैं। अगला है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, या फिर 3.6 मेगा जूल होता है।
एक अश्व शक्ति 746 वॉट के बराबर होता है, ये होता है 746 वॉट। यूनिटों की संख्या अगर निकालनी हो तो वॉट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000 लगाते हैं, जिससे हमें यूनिटों की संख्या मिल जाती है। और जब बिजली का बिल निकालना होता है तो यूनिट इंटू रेट लगा देते हैं। अब यहाँ पे किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। रो क्या होता है, तो रो होता है रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। और अगर टेम्परेचर के हिसाब से बात करें तो आर नॉट 1 + α T, ये फार्मूला होता है। मतलब ऐसे कह सकते हो कि R इक्वल्स R0 1 + α T। क्लियर है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे लेंस या दर्पण के केस में। तो देखिए दर्पण टोटल 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल, अवतल और समतल। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की ऋणात्मक और समतल दर्पण की अनंत होती है। उत्तल का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्वेक्स, उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स, अवतल का मतलब कॉनकेव और समतल मतलब प्लेन। और जो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण सूत्र ये है और आवर्धन के लिए फार्मूला ये है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे क्षमता की, पावर की। तो पावर जो होता है वो केवल लेंस में होता है, मिरर के लिए कोई पावर का फार्मूला नहीं होता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेंस की बात करें तो इसमें दो ही होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। देखिए उत्तल वर्ड यानी कॉन्वेक्स वर्ड ही मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स वर्ड लिखा है तो उसके लिए एफ हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर कॉनकेव वर्ड लिखा हुआ है, अगर कॉनकेव वर्ड लिखा हुआ है तो उसके लिए एफ हमेशा निगेटिव रहता है। अवतल का जो है, जैसे वहां पे उत्तल दर्पण बना रहा था प्रतिबिंब, वैसे यहाँ पे अवतल दर्पण बनाएगा सीधा, छोटा और आभासी। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में क्या अंतर है, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे इसका एक और फार्मूला हमें समझना पड़ेगा, वो है लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है P, वो होता है 100/F, लेकिन सेंटीमीटर में। F किस में रखना है, सेंटीमीटर में। और डायोप्टर इसकी यूनिट होती है। क्या होती है, डायोप्टर इसकी यूनिट होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ये होता है, जहां पे कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका फार्मूला होता है 6.67 इंटू 10⁻11। किसी वस्तु का भार W बराबर mg होता है और G स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध होता है ये, जहां m होता है उस प्लैनेट का मास जिसके लिए हम स्मॉल g कैलकुलेट कर रहे हैं, और कैपिटल R जो है वो उस प्लैनेट की त्रिज्या होती है। अब यहाँ पे कुछ हमने महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं, उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। वस्तु का भार जो है वो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है क्योंकि G 0 हो जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल g का मान हमेशा घटता है। कैपिटल G का मान एक नियतांक है जिसका मान सर्वत्र समान रहता है, मतलब कहीं नहीं बदलता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षीय बल है और केंद्रीय बल है, और सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स यानी सबसे कमजोर बल भी है। सो आई होप आपको यहाँ पे ये जो फार्मूले मैंने बताया वो आपको तैयार होंगे। ये जो फार्मूले हैं वो 9th और 10th के क्लासेस के हैं, जो रिसेंटली एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।